हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी कॉर्नर। दिस इज केदार काटे एंड आज के वीडियो में हम इलेक्टरल प्रोसेस यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे। अब ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा होने वाला था, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। आज के पार्ट में मैं आपको इलेक्शन कमीशन का इंट्रोडक्शन बताऊँगा, इलेक्शन कमीशन होता क्या है, काम क्या करता है, उसमें कौन कौन होता है वो बताएंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिर आज का वीडियो हम सम अप करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इनका नाम है मिस्टर अजय। ठीक है, ये कहते हैं कि मैं इंडिया में वाटर सप्लाई करना चाहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया, फुल इंडिया में वाटर सप्लाई करूँगा मैं। फिर कहते हैं हर एक के अकाउंट में मैं 500 रुपये जमा करूँगा। थोड़ी लॉजिकल बात कही उन्होंने कि उतना ही दे पाएंगे, 500 रुपये पर मंथ में पे। और फिर बोलते कि मैं करप्शन हटाऊँगा। भाई साहब बोलते मैं करप्शन हटाऊँगा। खुद किस किस को पैसा खिला के आए होंगे क्या मालूम। ठीक है, बोलते करप्शन हटाओ। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली, सुनने में बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी बातें लग रही है और वहाँ पर तालियां बजाने के लिए ये है पब्लिक। अब मुझे बेटा बात बताओ, ये भाई साहब यहाँ पर बोलते रहेंगे और ये तालियां बजाते रहेंगे, तो ये आपको मदारी का खेल नहीं लग रहा है कि बंदर वहाँ पे खुद नाच रहे हैं और ये पब्लिक तालियां बजा रही है? कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। ये ऐसे ही बोलता जाएगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा मुझे, तो आपको कोई पावरफुल बनाएगा क्या? आपको कोई डायरेक्टली सीएम बना देगा? नहीं ना, एक प्रोसेस होगा। तो पब्लिक कहती है कि भाई हम चाहते हैं कि ये शख्स जो है ये इलेक्शन में खड़ा हो, मतलब कई सारे लोग इसको वोट करें। अगर ये जीत जाए तो वो आगे बढ़ जाए, उसको आप पावरफुल पोस्ट दे दो, सीएम पीएम जो भी रहेगा दे दो। अब ये अकेला थोड़ी खड़ा होगा। अजय की बात सुन के फिर कोई विजय नामक व्यक्ति भी आ जाएगा, संजय नामक व्यक्ति भी आ जाएगा, कई सारे लोग आ जाएंगे। तो आ तो गए, सब लोगों ने अपना अपना वादा किया, बोले हम पावरफुल पोस्ट के लिए रेडी है, हम सीएम बनने के लिए रेडी है। लेकिन आपको सीएम बनाएगा कौन? पब्लिक थोड़ी ना बनाएगी। आप बोलते हो नहीं सर हम तो वोट करेंगे तो वो सीएम बन जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं होता है, बीच में ये चचा आ जाते हैं। ये आते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। इन भाई साहब को है ना पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि पब्लिक जिसको भी वोट करे उस शख्स के वोट्स को सही से काउंट करके अगर वो जीत जाता है तो उसको उस सही पोजीशन तक छोड़ना और सही पोजीशन तक लेके जाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आप सोचते हो कि जो पब्लिक है वो डायरेक्टली वोट करती नहीं। बेटा पब्लिक जो है ये वो अपना जो भी वोट है ना ये इलेक्शन कमीशन को डालती है। इट गिव्स ऑल द वोट्स टू द इलेक्शन कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि वोट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करता है कि वोट किसको मिलना चाहिए। अगर वो अजय का वोट हो तो अजय को मिल जाएगा, अगर और कोई बबलू करके यहाँ पे बबलू नामक व्यक्ति है तो वोट उसको चला जाएगा। तो सारे वोट्स को कलेक्ट करके उनको सही लोगों के खाते में जमा करवाना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इलेक्शन कमीशन को ये सब पावर कौन देता है? तो जो पहली चीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 324, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो आर्टिकल ये कहता है कि आप जो है, इलेक्शन कमीशन को कहता है सर आप जो है आपके पास इंडिया में इलेक्शन रखने का पूरा पावर है। वो सारा पावर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको फुल इंडिया में इलेक्शन रखने की जिम्मेदारी मैं देता हूँ, आपके पास वो सारे पावर रहेंगे। अब इलेक्शन कमीशन बोलेगा अरे बबुआ तुमने हमको पावर तो दे दिया लेकिन ये इंडिया है, लोग हमारी बात सुनेंगे। पता चला कोई भी नेता आ गया, बोला मैं सीएम को पहचानता हूँ, पीएम को पहचानता हूँ, अगर उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया, इलेक्शन प्रोसेस में आग डाली, तो मैं क्या करूं? तो फिर भी आर्टिकल 324 कहता है कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना, कि आप एक ऑटोनॉमस बॉडी हो। कौन सी बॉडी?
ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का आप पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट का आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, चाहे कोई किसी का बाप सीएम हो, भाई सीएम हो, कुछ भी हो, आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इलेक्शन कमीशन खुश हो गया, वो तो आपने बात बड़ी अच्छी कही है इलेक्शन कमीशन ने कहा। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट हमारे ऊपर नहीं है तो हमको चलाएगा कौन, हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आपके लिए हमने एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नियुक्त किया है। ये ऑल ओवर इंडिया जो इलेक्शन कमीशन है, ईसी है, ठीक है, ईसी, उसका हेड होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी आपको संभाल कर आगे ले जाने की, ठीक है। ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने यहाँ पर 3 बातें सीखी। व्हाट? इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है पूरे इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट करें। उनका एक एम है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब लोग अपने हिसाब से, उन्होंने जिसको वोट डाला है वोट उसी के पास पहुंचना चाहिए। दूसरा, किसी के साथ जाति या ज़बरदस्ती ना हो, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आगे जाते, अभी इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आ गए, लेकिन इनको नियुक्त कौन करेगा, रखेगा कौन? अगर कोई गवर्नमेंट वाला है ही नहीं ऊपर तो इनको रखेगा कौन, नियुक्त कौन करेगा? तो यहाँ पे हमारी मैडम है, ये मैडम प्रेसिडेंट है, इंडिया की लेडी प्रेसिडेंट है ये, और इनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। मिसेस द्रौपदी मुर्मू इनका नाम है। तो इंडिया की जो प्रेसिडेंट है ना, उनके पास पावर रहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करना। ये जो नीचे भाई साहब है ना, ये है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है। ये बात आप अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखना। इनके पहले थे सतीश चंद्रा, लेकिन ये है अपने राजीव कुमार, एंड ये IAS है पेशे से। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, तो प्रेसिडेंट आ गए, तो सबसे पावरफुल है गवर्नमेंट में। तो बेटा प्रेसिडेंट जो है ना, वो इंडिया में उतने पावरफुल नहीं है जितना आप समझते हो। गवर्नमेंट कंट्रोल ना होना उसका मतलब क्या? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में इलेक्शन कमीशन दे दूँ, ये चीफ मिनिस्टर के हाथ में स्टेट का इलेक्शन कमीशन दे दूँ, तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को चलाते हैं, वो कानून बनाते हैं, दे मेक लॉज, दे मेक रेगुलेशंस, दे सी टू इट दैट एवरीथिंग गोज इन ऑर्डर, राइट। तो वो तो मैनिपुलेट कर ही सकते, लेकिन जो इंडिया की प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके पास ये पावर नहीं, वो बस ऑनररी हेड है, ठीक है। ऑनररी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनका काम है बस देखना कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। और रेयरेस्ट एंड रेयर केस में अगर उनको लगा कुछ गड़बड़ी है तब जाके वो इंटरफियर कर सकते हैं, अदरवाइज उनके पास कोई पावर नहीं है। आप अगर प्रेसिडेंट बन गए ना तो आप लॉज नहीं बना सकते, आप एक सुपरवाइजरी पोजिशन पे रहते हो देखने के लिए कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और ऐसी एक बात होती है कि प्रेसिडेंट उसी को बनाया जाता है जो आइदर किसी पार्टी को बहुत परेशान कर रहा है, या वो चाहते कि उस शख्स को ना हम पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से हटा दें, क्योंकि प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर नहीं सकता ना डेवलपमेंट के लिए। हाँ, थोड़ा प्रेशर डाल सकता है लेकिन एक्टिवली कुछ नहीं कर सकता है, वाइल प्राइम मिनिस्टर एंड CM ये सब कुछ कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, राइट। अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है तो उनको कोई भी एरा गैरा नहीं निकाल सकता जॉब से। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आज तक एक भी इलेक्शन कमिश्नर को निकाला नहीं गया है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने वाले थे लेकिन नहीं निकाल पाए, और इलेक्शन कमिश्नर को तो भूल ही जाओ, आज तक एक भी इलेक्शन कमिश्नर को नहीं निकाल पाए। और अगर आपको कोई भी इलेक्शन कमिश्नर या सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है तो उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, जो पार्लियामेंट में होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये प्रोसीजर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा स्पेशली क्या होता है, कैसे होता है, बिकॉज अभी हम चैप्टर फोकस रहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि
जैसे आप टैक्स भरते हो तो आपका टैक्स सरकार के पास जाता है और सरकार अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उस टैक्स से थोड़ा थोड़ा पैसा करके देती है ताकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना खर्चा चलाए। इलेक्शन कमीशन के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन के लिए एक अलग तरीके का फंड है, अलग तरीके का एक जुगाड़ हो जाता है जहाँ से वो अपना इलेक्शन का खर्चा उठा सकते हैं। अब जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसके पास एक अलग स्टाफ नहीं होता, ये ऑल ओवर इंडिया रहता है। तो इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पे रहेगा? दिल्ली। अब जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी दौड़े दौड़े जाएगा, बराबर ना। तो मान लो दिल्ली में ये राजीव कुमार जी बैठे हुए हैं और उनको बोला है कि नहीं महाराष्ट्र में आपको इलेक्शन रखना है, तो महाराष्ट्र में जितने भी आईएएस ऑफिसर रहेंगे वो उनको कहेंगे कि आप प्रॉपरली इलेक्शन होल्ड कीजिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए। अगर आपने गलती की तो फिर मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। इतना पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास रहता है, राइट। फिर चाहे तो वहाँ के पुलिस ऑफिसर को भी ट्रांसफ़र कर सकता है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चाहे तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर, प्रिंसिपल भी उनको काम पे लगा सकता है। इतना पावर उसके पास रहता है कि इलेक्शन का काम है और हर जगह ये घूम नहीं सकता, इसलिए वो उस स्टेट के स्टाफ को यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन देता है? वो ये सब पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में कई सारे बातें लिखी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फॉलो करनी पड़ती है। वो अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता, बट वो जो भी करता है फॉर द गुड ऑफ द पीपल करता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन। एक है जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होता है? हर 5 साल में इलेक्शन, आपने सुना होगा, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है। उसको कहते हैं जनरल इलेक्शन। तो किसी का भी हो सकता है। एक आपका लोकसभा इलेक्शन, मुझे याद आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन हो सकता है। फिर आपका ग्राम पंचायत इलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में नहीं, सरपंच का इलेक्शन हो सकता है। फिर बेसिक ये होता है विधानसभा इलेक्शन। विधानसभा कब होता है? अगर आप किसी स्टेट में इलेक्शन करा रहे हो ना, चीफ मिनिस्टर का या कोई इसका, तो वो विधानसभा हो जाता है। और ऑल ओवर इंडिया है तो लोकसभा, ठीक है। फिर इसमें बीएमसी इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें भी आ जाती है। नेक्स्ट है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन मतलब, अब आप यहाँ देख सकते हो, मान लो ये है पार्टी ए और ये है पार्टी बी, ये दोनों साथ में आ गए। पार्टी ए के पास है ना 40 लोग थे, 40 सीटें थी, और पार्टी बी के पास थी 30। पार्टी बी को है ना ज़्यादा सीट्स की ज़रूरत थी, तो पार्टी ए और बी दोनों साथ में मिले और टोटल कितने सीट्स हो गए? 70 हो गए। तो दोनों साथ में काम करने लगे। बीच में क्या हुआ कि कुछ तो आनाकानी हो गई। ए को जो करना था वो करने के लिए बी मना कर रहा था। ए बोला चलो हम सारे लोगों को फ्री में हम खाना बांटते, बी बोला खाना नहीं हम शराब बांटते। तो दोनों में मनभेद हो गया और दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। अगर ए और बी दोनों अलग हो जाएंगे तो बी विल लूज मेजॉरिटी। बी के पास जितने भी नेता है वो तो गए ना, तो उसको वापस से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो जब भी कोई कोएलिशन गवर्नमेंट यहाँ पे वर्ड आप लिख देना, कोएलिशन मतलब जब 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है गवर्नमेंट चलाने के लिए, उसको कहते हैं कोएलिशन। और उसमें अगर मनभेद हो जाता है तो वो स्प्लिट हो जाती है और एक कोई पार्टी मेजॉरिटी लूज करती है, तब मिड टर्म इलेक्शन लिया जाता है व्हेन देयर इज अ स्प्लिट इन कोएलिशन। स्प्लिट मतलब टूट जाती है वो पार्टी, स्प्लिट इन कोएलिशन। फिर होता है आपका बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन का मतलब अगर कोई लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर, उसका जनगण मन हो गया, ठीक है, या एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पासेस अवे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो गुजर जाते तो उनके केस पे किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा ना, तो वापस इलेक्शन किया जाता है, तो उसको कहते हैं बाय इलेक्शन। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें सीखी। जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल में होता है, मिड टर्म इलेक्शन तब होता है जब 2 पार्टीज बिछड़ जाती है, और बाय इलेक्शन तब होता है जब कोई हमेशा के लिए बिछड़ जाता है दुनिया से, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं फंक्शंस की। पर बोलेंगे सर आपने तो बोला कि बस हो गया आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। तो बेटा ठीक है, मैं आज इधर तक ही ख़त्म करता हूँ।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आज फुल वीडियो करने वाला था लेकिन आई थिंक अभी थक गए होगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर फंक्शंस और चैप्टर को एंड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, लाइक तो करना ही है बस, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कहाँ पे बताने का मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप में से कोई अगर चाहता है कि नहीं मैं ये पीपीटी का पूरा कॉपी आपको चाहिए, आपको लग रहा नहीं है पीपीटी अगर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, देन आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको पीपीटी चाहिए तो, एंड मैं आपसे ईमेल के थ्रू टच में आके बता दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगा, मज़ा आया या नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फंक्शंस के साथ, एंड आई थिंक आई विल एंड द चैप्टर 2। सो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस।